आपके अंदर या तो कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है या एक्सप्रेशन आ जाता है, आप एक्सपैंड होने लगते हैं। या तो आपका नर्वस सिस्टम डाउन हो जाता है या आपका नर्वस सिस्टम अप हो जाता है। या तो आप डल हो जाते हैं या तो आप एक्साइटेड हो जाते हैं। ये क्या है? ये उस व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर से आपके सूक्ष्म शरीर का इंटरैक्शन है, जो दिख नहीं रहा वाईफाई के सिग्नल्स की तरह, लेकिन कनेक्ट किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। इसीलिए कई बार एक व्यक्ति बहुत अच्छी बात कर रहा है, बहुत अच्छे अच्छे विचार दे रहा है, बहुत ज्ञान की बात कर रहा है, लेकिन आपका इंटरनल जो ऑरा है वो उसके ऑरा से कनेक्ट नहीं हो पा रहा, आपके प्राण उसके प्राण से जुड़ नहीं पा रहे, तो आप देखोगे आप अपने आप को सिकोड़ लोगे, आप ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना चाहोगे, आप बात नहीं करना चाहोगे, आप ज़्यादा कुछ चीज़ें शेयर नहीं करना चाहोगे। तो ये किसने आभास किया? ये सूक्ष्म शरीर की उस प्राण ऊर्जा ने उस दूसरे की प्राण ऊर्जा का आभास कर लिया, लेकिन देखा नहीं गया, महसूस किया गया। जैसे वाईफाई की रेस देखी नहीं जा रही, लेकिन आपका फोन तुरंत उसके एरिया में आने से उसके साथ कनेक्ट हो जाता है, अगर आपने उसमें पासवर्ड डाला हुआ है। अब यहां पर ये जो पासवर्ड है ये मैचिंग है। अगर आपका और मेरा पासवर्ड सेम है तो हम आपके साथ बहुत जल्दी कनेक्ट कर जाएंगे, और अगर हमारा पासवर्ड सेम नहीं है, मिसमैचिंग है, तो आपका वाईफाई का सिग्नल बहुत तेज है लेकिन मेरा फोन उससे कनेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक इसी प्रकार दूसरे लेवल पर हम साइकोलॉजिकल और मेंटल लेवल पर बहुत जल्दी, आप देखोगे कई ऐसी जगह हैं जहां जाके ऐसा लगता है कि यार आनंद ही आ गया। और कई ऐसे, जरूरी नहीं पहाड़ों में जाओ, समंदर में जाओ, कई बार किसी एक व्यक्ति के कमरे में एंटर करने से ऐसा लगता है कि यार ऐसा बिल्कुल पीस। मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, किसी रिलीजियस प्लेस पे जाओ, अच्छे लोगों के साथ बैठो, आप बहुत कनेक्टेड, क्योंकि आप और वो सेम फ्रीक्वेंसी पे थे, तो आपका पासवर्ड वाईफाई के साथ कनेक्ट कर गया। ये हुआ दूसरा लेवल। तीसरा लेवल है उस सूक्ष्म शरीर का लेवल, प्राणमय कोश का लेवल, जहां पर हमारे 7 चक्र, हमारी 72,000 नाड़ियां उस प्राण के प्रवाह को पूरे इस बायो इलेक्ट्रिकल फील्ड में, इस पंचकोश में, स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में और कारण शरीर में प्रवाहित कर रही हैं। वो प्राणमय कोश डिसाइड करता है कि बाहर से आने वाली कोई भी एक्टिविटी को आपका माइंड क्या रूप देगा। जैसे किसी ने मेरे साथ कुछ बुरा किया, तो अब ये मेरा बिलीफ, मेरी बायोलॉजी, जिसको हमने पहले पार्ट में कवर किया, पहला बायोलॉजी कि मेरा नर्वस सिस्टम कैसा है, मेरी सांसें कैसी चल रही हैं, मेरे पूरे सिस्टम को क्या सिग्नल वो रिसीव करेगा, उसकी क्या कैपेसिटी है बायोलॉजिकली। दूसरा साइकोलॉजिकली कि मेरे बिलीव्स क्या हैं। जैसे हमने 7 दिन की जो सीरीज की थी उसमें हमने चर्चा की थी कि बिलीव्स ही हमारे को हमारे डिसीजन लेने में अहम योगदान देते हैं। और तीसरा हमारा वो प्राणमय कोश, कई बार आप किसी व्यक्ति से बायोलॉजिकली भी उतना इंप्रेस नहीं हो रहे, जैसे हम बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, नहीं हो रहा है, आपको उसकी वेशभूषा लग रही है कि मैं थोड़ा ज़्यादा बढ़िया हूँ, ये उतना बढ़िया नहीं है। कई बार आपके बिलीफ्स और उसके बिलीफ्स अलग हैं। आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो, वो आध्यात्मिकता की बात कर रहा है, या आप आध्यात्मिकता की बात कर रहे हो, वो पॉलिटिक्स की बात कर रहा है। लेकिन तीसरे लेवल पे आपका प्राणमय कोश कहीं ना कहीं फिर भी इतनी सारी मिसमैचिंग होने के बाद भी उस व्यक्ति से कनेक्ट कर जाता है, और आप ये आभास करते हो कि यार मुझे इस व्यक्ति को सुनना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं दोनों के विचार मिले, दोनों के विचार अलग अलग हैं, लेकिन एक बहुत हेल्दी डिस्कशन हो रहा है। आप फाइट नहीं कर रहे, आप सरेंडर कर रहे हो, आप उसको भी जानने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को भी बताने की कोशिश कर रहे हो। क्यों? क्योंकि एक रेजोनेंस क्रिएट हुआ। ये रेजोनेंस क्रिएट हुआ उस प्राणमय कोश के कारण, सूक्ष्म शरीर के कारण, जो उस आभा मंडल को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि आपके 7 चक्र, आपकी 72,000 नाड़ियां, आपके अंदर जाने वाला प्राण जो पंच प्राण में तब्दील हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, वो कैसे सामने वाले व्यक्ति के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, और उसी इंटरैक्शन के माध्यम को और आपके उस प्राणमय कोश के रिप्रेजेंटेशन को हम आभा मंडल या ऑरा बोल देते हैं। और बेसिकली अगर मैं इसको क्रक्स इसका बताऊं और एक लाइन में समराइज करूं, तो ये हमारा आभा मंडल या ऑरा ही है जो डिसाइड कर रहा है कि मैं जीवन में कहां पहुंचूंगा, मैं किसी परिस्थिति पे क्या रिएक्शन दूंगा, मैं आपसे किस प्रकार जुड़ूंगा या नहीं जुड़ूंगा, मेरे जीवन में आने वाली समस्याओं को मैं किस प्रकार देखूंगा और उनका कैसे निवारण करूंगा या उनसे खुद दब जाऊंगा। तो ये सब उस प्राण जो प्रवाह है उसके कारण ही मेरा आभा मंडल रिप्रेजेंट करता है। तो ऑरा अच्छा या बुरा नहीं होता, उसके अंदर जो आपने प्राण ऊर्जा का प्रवाह किया है वो उसके हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और पूरे एनवायरनमेंट से, पूरे कॉस्मिक फील्ड से, इंसानों से, सब चीज़ से कनेक्ट कर रहा होता है। मज़ेदार बात यह है ना कि मेरे 2-3 सवालों का जवाब एक ही इस मतलब सवालों का जो जवाब था इसी जवाब में मिल गया। लेकिन एक सवाल पैदा होगा लोगों को, क्योंकि लोग बड़े अच्छे से ये समझ गए होंगे कि ऑरा क्या होता है
ऑरा कैसे सूक्ष्म होते हुए भी वो बाहर रिफ्लेक्ट करता है, उसकी एनर्जी महसूस होती है, जैसा कि आपने वाईफाई की बात की। लोगों को ये भी समझ में आ गया कि उनकी प्रेजेंस से पहले उनका ऑरा ये बता देता है कि वो कितने ताकतवर हैं। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग दुनिया में बहुत तेज़ी से तरक्की करते हैं, जिसको पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जी में भी लोग देखते हैं। अब उनका सवाल तो ये होगा कि सर आपने तो ये समझा दिया, मैंने बायोलॉजिकल उससे भी समझ लिया और स्थूल सूक्ष्म सारे शरीरों के माध्यम से भी समझ लिया, हमने ये भी समझ लिया कि ये बनता है, तो क्या वो अपने ऑरा को बढ़ा सकते हैं? और अगर वो बढ़ा सकते हैं तो वो कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं? क्योंकि वो एक एक चीज़ पे काम तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कोई ऐसी आदत या कोई ऐसा तरीका होता होगा जो स्थूल शरीर से जा कर के उस सूक्ष्म शरीर और प्राण ऊर्जा तक को मतलब चैनलाइज करता होगा। तो दो सवाल हैं मेरे, क्या हम अपने इस ऑरा को बढ़ा सकते हैं, और बढ़ा सकते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता होगा? बहुत अच्छा सवाल है मिश्रा जी। अभी आप देखो, मैं फिर से एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि क्या आपको और मुझे या चित्रेश जी बैठे हैं या और जितने भी लोग हैं, क्या इनको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप चलाना आता है? सब अपना अपना काम उसके ऊपर कर लेते हैं, मुझे भी, आपको भी, हम सभी आता है। बिल्कुल आता है। लेकिन क्या ये जो सॉफ्टवेयर पे हम काम कर रहे हैं ये कैसे बना, ओरेकल में बना, पाइथन में बना, क्या हमें वो प्रोसेस आता है? नहीं। उसी प्रकार जो एक आम व्यक्ति है वो सब महसूस तो कर सकता है, वो ऑपरेट कर रहा है, वो जान रहा है, लेकिन उसके अंदर की कोडिंग कैसे की जा रही है उसका एक पूरा विज्ञान तंत्र ने, योग ने और हमारे ग्रंथों ने हमें दिया। ठीक है। मैं ये आज बोल रहा हूं कि भले ही साइंस अभी इस क्षेत्र में इसको वैलिडेट ना कर रही हो, क्योंकि हमारे पास फिजिकल चीजों को मापने के इंस्ट्रूमेंट्स तो हैं, लेकिन उन सूक्ष्म शरीर को मापने के इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास नहीं है। और मैं ये नहीं बोल रहा ये बनाए नहीं जा सकते, हो सकता है 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल के बाद, क्योंकि जैसे जैसे क्वांटम फिजिक्स में हम लोग क्वांटम साइंस में आगे बढ़ रहे हैं तो ये जाना जा सके। और अभी जैसे क्रिलियन फोटोग्राफी नाम से एक चीज होती है, एक ऐसी फोटोग्राफी जो आपकी बॉडी से निकलने वाले वो बायोफोटॉन्स को कैप्चर करती है, उनकी हीट को, उनके इवेपोरेशन को, तो वो आपके बॉडी के चारों तरफ कितनी लाइट एमिट हो रही है वो बता देती है। अच्छा। लेकिन वो फिजिकल बॉडी के चारों तरफ जो भी हो रहा है वो बताती है, जो कि एक रिप्रेजेंटेशन हो सकता है हमारे प्राणमय कोश का। लेकिन डायरेक्ट एनर्जी लेवल पे, प्राण के लेवल पे कैसे हम बाधित हो रहे हैं और कैसे उसको रिचार्ज किया जाए, उसका एक छोटा सा मैं एनोलॉजी देना चाहूँगा कि लोग ये जान पाएं कि हमें अपने ऑरा को कैसे सही करना है, बैलेंस करना है, या हम अपनी प्राण ऊर्जा को बैलेंस करें। तो उसकी पूरी एनोलॉजी अगर आप देखेंगे तो ऑरा से ही मैं देने का, समझाने का प्रयास करूंगा ताकि लोग जिंदगी भर भूल ना पाएं उसको। ऑरा में सबसे पहले आता है ए से मेरा मतलब है अलाइन योर बायोलॉजी। अच्छा। अपने शरीर को अलाइन करना। ठीक है। दूसरा आता है यू का मतलब है कि जो हमारे सप्रेस्ड इमोशंस हैं उनको अनक्लॉग करना, अनक्लॉग योर इमोशनल एनर्जी, मैं इसको ऐसा बोलता हूं। तीसरा आता है आर, इसका मतलब है रिचार्ज योर नर्वस सिस्टम, अपने नर्वस सिस्टम को रिचार्ज करें। और लास्ट में आता है ए, उस ए का मतलब है अलाइन योर एनर्जी सेंटर्स यानी चक्रास। इन चारों को मैं अब थोड़ा सा मतलब डिटेल में समझाने का प्रयास करता हूं, तो लोग इससे भूलेंगे नहीं कि ऑरा को बैलेंस करने की 4 अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला अलाइन योर बायोलॉजी, यानी ये जो हमारा शरीर है, जो पंच प्राण से, पंच कोशों से, जो पंच तत्व हैं पूरी पृथ्वी के, पूरी ब्रह्मांड के, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, उनसे बना है। तो आपका आभा मंडल उस पंच तत्वों से प्रभावित हो रहा है और उसको उन्हीं पंच तत्वों के साथ कितना जुड़ाव है उससे एक्सपैंड किया जा सकता है, और उन पंच तत्वों से कितना डिस्कनेक्शन है उससे कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ओके। यानी सबसे पहले पृथ्वी का एग्जाम्पल, हमारा ऑरा इम्बैलेंस क्यों है? हमारे प्राणमय शरीर में जो प्राण ग्रह, प्राण क्या है? सब कुछ प्राण है, धरती प्राण है, वायु प्राण है, अग्नि प्राण है, सब कुछ, आप, मैं, सब कुछ प्राण है। तो मैंने उन पंच प्राणों से, पंच कोशों, पंच तत्वों से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया, जिसमें सबसे पहला था पृथ्वी तत्व। पहले हम लोग नंगे पांव चला करते थे, मिट्टी में खेला करते थे, घास पे चला करते थे, जमीन के साथ हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट था। लेकिन अब हम ज्यादातर टाइम जूते, चप्पल ये डाल करके रखते हैं, जिससे हमारा पृथ्वी तत्व जो कनेक्शन, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पृथ्वी तत्व को बैलेंस करने का एक ही माध्यम है, योग, प्राणायाम, तंत्र और बहुत सी मुद्राएं, बहुत से आसन, बहुत से मंत्र, चैंटिंग, बहुत तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान और सबसे ईजी, जिसके लिए समय नहीं निकालना पड़ेगा, वो है धरती के साथ कनेक्ट करना। नंगे पांव धरती पर चलें, घास पर चलें, मिट्टी पर चलें, रेत पर चलें, जहां से आप उस पृथ्वी तत्व के साथ कनेक्ट हों, और वो जो पृथ्वी तत्व का लाल रंग है जो आपके ऑरा में पृथ्वी तत्व और आपके मूलाधार को रिप्रेजेंट करता है, वो एक्सपैंड करना शुरू करें। तो बायोलॉजिकली मुझे पंच तत्वों से कनेक्ट करना है। जल, आप देखोगे कभी भी ऐसा नोट करना कि 2 दिन कोई व्यक्ति ना नहाए ना, ऐसा लगने लगता है कि यार
मतलब जैसे कुछ करने का मन ही नहीं है, उठने का मन नहीं है, कहीं जाने का मन नहीं है, कुछ भी दिमाग ऐसा, क्योंकि जल तत्व से हमारा डिस्कनेक्शन हो गया, हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। पानी कम पीना, हमारा डिस्कनेक्शन हो गया। मतलब इस पे ये सवाल नहीं है कि पानी कितना पीना चाहिए या कितना नहीं, लेकिन हम बिल्कुल ही कई बार जल तत्व को कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। और आप वहीं देखोगे 2 दिन से 3 दिन से आपने जल तत्व के साथ कनेक्शन नहीं किया, नहाए नहीं, कुछ नहीं किया, लेकिन एकदम से आप नहाते हो और आपको लगता है कि यार ये तो रिचार्ज सा हो गया, रिफ्रेश हो गया। क्या हुआ? कुछ शरीर के ऊपर से उतरा? नहीं, जल तत्व, बहता हुआ पानी। और स्पेशली जब जो नेचुरल वाटर है, जैसे आप नदी में कभी नहाओ, आप तो गंगा किनारे इतना बैठे हो और आपने इसका आनंद लिया होगा कि कभी गंगा जी में किसी भी बहते पानी में, गंगा जी एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, आप पानी में, बहते पानी में डुबकी लगाओ, झरने के नीचे खड़े हो, तो आप देखोगे एकदम से ऐसा रिफ्रेश, एकदम, मतलब कई बार तो, अभी हम कुछ दिन पहले हरिद्वार में थे, तो रात का समय था और रात को हम गंगा स्नान कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी एनर्जी ऐसी हो गई कि चाहे 10 घंटे जगा लो। जल तत्व के साथ कनेक्शन। ठीक उसी तरह वायु तत्व के साथ कनेक्शन, और वायु तत्व के साथ कनेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका हमारे योगियों ने हमें दिया प्राणायाम के रूप में। प्राणों को नया आयाम देना, मतलब प्राणायाम केवल सांस लेना नहीं है, वो प्राण जो एक्सपैंड नहीं कर रहे, जो अवरुद्ध हो रखे हैं, उनको सही से अपने शरीर में प्रवाहित करना, जिसके तरीके हमें बहुत सारे दिए गए। और ये प्राणायाम हम कितने भी करते हैं, हम कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, उसमें हम नाड़ी शोधन भी ऐड कर सकते हैं, हम कुंभक को ऐड कर सकते हैं, तो उससे हम उस वायु तत्व के साथ कनेक्ट कर जाते हैं। तो ऐसे ही पंच तत्वों में फिर आकाश तत्व। आकाश का मतलब है वननेस को एक्सपीरियंस करना, एकत्व को एक्सपीरियंस करना। जैसे अभी आप और मैं 2 अलग अलग हैं, लेकिन अगर हम साइंस को एनर्जी के लेवल पर अगर हम इसको जाकर के देखें, तो साइंस बोलता है एवरीथिंग इज एनर्जी, सब कुछ ऊर्जा है। और क्वांटम फिजिक्स के अगर हम कुछ प्रयोगों को देखें, जहां वो क्वांटम एंटेंगलमेंट की बात करता है, क्वांटम सुपरपोजिशन की बात करता है, क्वांटम टनलिंग की बात करता है, तो पता चलता है कि एनर्जी लेवल पर अगर आपका जो एटम, जिन एटम से हम बने हैं, अगर उसके सूक्ष्म लेवल पर जाया जाए, उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं, न्यूट्रॉन, फोटॉन, इनके अंदर अगर जाया जाए तो हमको क्वार्क्स मिलते हैं, प्लैंक्स मिलते हैं, क्वांटा मिलता है। उसके अंदर जाया जाए तो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स मिलते हैं। और उनके भी अंदर अगर जाओ तो पता चलता है कि ये तो खाली है, इसमें तो खाली ऊर्जा का प्रवाह, इसमें तो सॉलिड कुछ भी नहीं है। मतलब हमारे शरीर की अगर मैं एक एनालॉजी, कल्पना देना चाहूं, तो हमारे पूरे शरीर में जो मैटर है, जैसे एक सेल के अंदर मतलब 99.11 टाइम्स 9 जो है वो एम्प्टी स्पेस है, मतलब ऊर्जा है। एम्प्टी स्पेस का मतलब मैटर नहीं है, ऊर्जा है। वो तो हमारी इन 5 सेंसेस के कारण हमें स्थूल दिखाई देता है, ऊर्जा है। अगर उस खालीपन को मैं पूरे शरीर में देखूं, तो आपका पूरा शरीर 99.11/9 एम्प्टी स्पेस है। और अगर केवल जो मैटर है, जो वॉल्यूम है, अगर उसको इकट्ठा कर दिया जाए, तो पूरा शरीर एक सुई की नोक जितना जगह घेरेगा और बाकी सब एम्प्टी स्पेस होगा। लेकिन क्योंकि आकाश तत्व हमारे अंदर आया, तो उसने सब चीजों की व्यवस्था की, उसने ऊर्जा की व्यवस्था की। हम दोनों के बीच में जो स्पेस है, आकाश तत्व ने इसको घेरा। हमारे अंदर आकाश तत्व आया, उसने हमारे एक एक एटम को, एक एक चीज को अपने आकाश बीच में प्रवाहित हुआ और सब चीजों को ऑर्डरली बैलेंस किया, जिसको हम शिव तत्व भी बोलते हैं। कई बार शिव भी ऑर्डर बनाए हुए हैं, उस ऑर्डर को मेंटेन किया। उस ऑर्डर के मेंटेन करने के कारण मैं आपको अलग, अपने आप को अलग, आपको स्थूल, अपने आप को स्थूल, और बीच में खाली जगह देखता हूं। लेकिन साइंस बोलता है एवरीथिंग इज एनर्जी। और जब सब कुछ आप देखोगे तो यहां भी वही ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, यहां भी वही ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, और यहां भी वही ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। तो हम सब एक कनेक्टेड हैं, किससे? उस आकाश तत्व से। तो आकाश तत्व को बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका है वननेस, कि मैं और आप 2 नहीं है, मैं और ये जो एनवायरनमेंट है ये 2 नहीं है। हम अपने रिट्रीट में एक ध्यान करते हैं जिसको हम ब्रह्मांडीय ध्यान बोलते हैं, स्पेस मेडिटेशन। तो उसमें हम अपने आप को इस स्पेस में, इस आकाश तत्व में, उस शिव में विलीन करने का प्रयास करते हैं, अपनी फिजिकल आइडेंटिटी को खो करके। तो लोग बहुत खूबसूरत अनुभव करते हैं और ऑरा एकदम से रिचार्ज होता है आकाश तत्व के बैलेंस होने से, क्योंकि आकाश तत्व परम तत्व है। जो 5 तत्व बने, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये आकाश से ही बने। मतलब इन 5 तत्वों में जो आकाश है वो आकाश नहीं है जिससे ओरिजिनेट हो रहा है। तो जब हम इस आकाश तत्व को बैलेंस करते हैं, तो हम उस परम आकाश से, परम शिव से, परम तत्व से कनेक्ट होते हैं। तो हमारे पंच प्राण बैलेंस होते हैं, ऑरा बैलेंस होता है। मतलब ये शॉर्टकट है वननेस को प्रैक्टिस करना, ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करना, एकत्व को अनुभव करना। और ठीक इसी प्रकार अग्नि, जब हम सूर्य के साथ कनेक्ट करते हैं, हम त्राटक करते हैं, हम घर में कर्मकांड करते हैं, हम थोड़ा सा हवन कर लेते हैं, दिया जलाते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं जहां अग्नि तत्व के साथ हमारी कनेक्टिविटी हो। और आपने देखा होगा बहुत सी जगह पर ऐसा बड़ा हाई एनर्जी होती है और वहां पर दिया जला के, या ज्योत उसको बोलते हैं, ज्योति बोलते हैं, वो जला करके ऐसा हम उसके ऊपर से
उसका एनर्जी लेते हैं और और अपने, माथे तो पे वो लगाते हैं। बेसिकली किस लिए था रिचुअल? वो इसीलिए था कि उसका जो एनर्जी आभा मंडल है, उस अग्नि तत्व का, उस आभा मंडल को मैं ऐसा भाव करूं कि उसको मैंने अपने शरीर में धारण किया है और मेरा अग्नि तत्व बैलेंस किया है। तो मुझे लगता है सब, थोड़ा मैं समय ले रहा हूं, क्षमा चाहूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं इसीलिए पूछ ही रहा हूँ कि ये प्रोसेस वो समझ रहे होंगे, कुछ लोग इस प्रक्रिया में भी होंगे, कुछ ऐसे दर्शक भी होंगे जो आपके साथ होंगे, लेकिन जब वो वहाँ होते तो वो भीड़ में होते हैं, और वो लोग भी मेरा पॉडकास्ट देखते हैं, तो शायद उनको ये समझ में आ जाए कि वो कहाँ मिसिंग, मतलब कहाँ चीज़ें मिस हो रही हैं। आप इत्मीनान से बताएं। तो मैंने जो 4 चीज़ों की बात की, AURA, उसमें सबसे पहले मैंने A की बात की, जिसमें है अलाइन योर बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब ये पूरे शरीर जो पंच तत्वों से बना है उसके साथ अलाइन करना। दूसरे लेवल पर U को हमने लिया, और U का मतलब था अनक्लॉग योर इमोशनल एनर्जी। ठीक है। हमारे पास मिश्रा जी बहुत से इमोशंस ऐसे रखे हुए हैं हमारे उस सूक्ष्म शरीर के प्राणमय कोश में, जिस प्राणमय कोश ने मनोमय कोश में, जिस मनोमय कोश ने प्राणमय कोश के साथ मिलकर के प्राण का प्रवाह करना है, भाव ने प्राण का प्रवाह करना है। तो जैसे कई बार मैं लोगों को अक्सर बोलता हूं कि कई लोगों के लिए प्राणायाम और योग भी एक मैकेनिकल सिर्फ एक्सरसाइज बन के रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें भाव नहीं है, मतलब मैकेनिकली कर रहे हैं। और मैं देखता हूँ 90% लोगों को योग और प्राणायाम का बेनिफिट नहीं हो रहा, और वो बोलते हैं कि मैं कौन सा प्राणायाम करूं, योग चेंज कर लूं, सूर्य नमस्कार करने लग जाऊं, क्या करूं। तो मुझे लगता है कि वहां पर भाव की कमी है, बिल्कुल भाव का अभाव है। तो अगर मैं ये भाव करता हूं कि मैं प्राण ऊर्जा को ग्रहण कर रहा हूं, मैं भाव करता हूं कि वो मेरे शरीर में कहां कहां पर जा रही है, मैं उसके ऊपर पूरी चेतना, पूरा अपना अटेंशन, अवेयरनेस केंद्रित करता हूं, तो मैं सही रूप से प्राणायाम कर रहा हूं। तो दूसरे लेवल पर वो जो इमोशंस हैं जो मेरे में मनोमय कोश को प्रभावित कर रखा है, जिस भाव की कमी के कारण मेरा प्राणमय कोश बिल्कुल ठीक से काम नहीं कर रहा। मतलब इतनी गहरी एनोलॉजी दी हमारे पुराने लोगों ने, अपने अंदर उतर के इतना खूबसूरत तरीके से अपने आप को जाना। तो वो दूसरे लेवल पर जब हम अपने वो सप्रेस्ड इमोशंस, वो जो इमोशनल एनर्जी जिसको हमने क्लॉक किया हुआ, उसको अनक्लॉक करते हैं, तो देखते हैं हमारा ऑरा एक्सपैंड होने लगा है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बीच में एक चीज़ बताऊं ताकि लोगों को क्लैरिटी हो। हमारे ऑरा में 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक तो है हमारे कलर्स, अच्छा, जो हमारे अंदर की प्राण ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे सूर्य से आने वाली रोशनी, हमें तो एक ही लाइट दिखाई दे रही है, लेकिन एक्चुअल में उसमें से 7 अलग अलग रंग निकल करके आ रहे हैं। और जब इंद्रधनुष बनता है, जब वो इवेपोरेशन होता है, तो हमें वो 7 के 7 रंग दिखाई देते हैं। या सूर्य के आगे हम प्रिज्म रखें तो हमें उसमें से भी वो 7 रंग दिखाई देते हैं। और हमारे योगी बड़ी भली भांति इसको जानते थे, इसीलिए उन्होंने सूर्य को जल चढ़ाने की विधा हमको दी कि अगर हम ऐसा करते हैं तो सूर्य की वो 7 किरणें छन करके हमारे शरीर को मिलती हैं। ये भी हमारे ऑरा को एक्सपैंड और बैलेंस करता है। तो जिस प्रकार हम वो सूर्य के 7 रंग हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर से भी 7 रंग बायो एनर्जी फोटॉन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। एक तो है रंग और एक है उसका एक्सपेंशन। तो रंग किसी के भी शरीर में कम ज्यादा हो सकते हैं और एक्सपेंशन किसी का भी कम और ज्यादा हो सकता है। रंग रिप्रेजेंट करते हैं उस चक्र की, उस कलर से जुड़ने वाले इमोशंस की स्थिति को। जैसे लाल रंग है, ये हमारे मूलाधार का कलर है। ठीक है। तो मूलाधार जो है सेफ्टी और स्टेबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है और एंगर को भी रिप्रेजेंट करता है। ओके। अब किसी व्यक्ति के शरीर में, मतलब जो सिद्ध लोग हैं, जो ये जानते हैं, जो ऑरा देख पाते हैं, वो देखते हैं कि लाल रंग निकल रहा है। लेकिन लाल रंग तो सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी प्रतीक हो सकता है, और गुस्से का प्रतीक हो सकता है, लस्ट का, सेक्सुअल थॉट्स का, एंगर का प्रतीक हो सकता है। तो ये डिसाइड होता है उस ऑरा के एक्सपेंशन से। ओके। तो अगर लाल रंग दिख रहा है और वो एक्सपैंडेड है, तो इसका मतलब, एक्सपेंशन का मतलब कि वो सेफ्टी में है, सिक्योरिटी में है, वो लाल रंग उसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्टेड है और ऑरा बहुत छोटा है, तो इसका मतलब वो लस्ट में है, वो फियर में है, वो एंगर में है, वो गुस्से में है, वो इनसिक्योर फील कर रहा है अपने आप को। तो रंग और उसका एक्सपेंशन, आभामंडल का एक्सपेंशन, 10-10 फीट तक भी लोगों का ऑरा होता है। अच्छा। लेकिन जैसे वाईफाई के सिग्नल को मेजर करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, कोई हमने बनाए हो, ठीक उसी तरह इस सूक्ष्म शरीर से निकलने वाले इस आभामंडल को भी देखने के लिए हमारे अंदर इंस्ट्रूमेंट फिट है, लेकिन हमने उसको ऑन किया है या नहीं किया, ये प्रश्न है। तो वो कई बार साधना से हम उसको ऑन कर लेते हैं। तो दूसरे लेवल पर
अनक्लॉग योर इमोशनल एनर्जी, कि आप अपनी वो जो सप्रेस्ड इमोशंस रखे हैं उनको जब आप निकालते हैं तो आपका ऑरा एक्सपैंड करना शुरू करता है, जो हम बहुत से माध्यम से कथारसिस से मैं बताता हूँ, हर एक आपके भी सब पॉडकास्ट में मैंने बात की कि लिख करके एक्सप्रेस कर करके, या ओशो का एक बहुत अच्छा ध्यान है डायनामिक मेडिटेशन, जिसको हम रिदमिक रिलीज मेडिटेशन के नाम से हम भी नो दाई सेल्फ में, उसमें कुछ एक दो चीज़ें अपनी बुद्धि के मतलब बुद्धि ओशो से तो काफ़ी कम है लेकिन अभी आज के परिवेश के हिसाब से और आज के लोगों के मानसिकता के हिसाब से उसमें हमने थोड़ा सा चेंज किया है, वो कर सकते हैं। तो इमोशनल एनर्जी को अनक्लॉग को, जो क्लॉग है उसको अनक्लॉग करना है। तीसरे लेवल पर शब्द आता है आर। आर का मतलब है रीसेट योर नर्वस सिस्टम। ठीक है। अगर हम अपने नर्वस सिस्टम को रीसेट कर लें, हमारा नर्वस सिस्टम जो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू गवर्न हो रहा है, वो दो भागों में विभाजित है। एक है अनुकंपी तंत्र और एक है परानुकंपी तंत्र। अच्छा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा ऊपर का क्षेत्र है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे नाभि के नीचे रिलैक्सेशन का क्षेत्र है। तो जब भी हमारी सांसें गहरी होंगी, हमारा मन शांत होगा, योग में कहा गया ना, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। जिस प्रकार वात चलेगी उसी प्रकार चित्त चलेगा। आप गुस्से में होते हैं, सांसें तेज चलती हैं। आप देखो चित्त कैसा है, गुस्से में सांसें भी तेज हैं। आप शांत होंगे, सांसें बहुत सटल होंगी। आप ध्यान में होंगे, सांसों का आभास ही नहीं हो रहा होगा कि सांसें केवली कुंभक लग जाता है। तो चले वाते चलम चित्तम, जैसे चित्त चल रहा है वैसे वात चल रही है, और जैसे वात चल रहा है वैसे चित्त चल रहा है। तो जो तीसरा लेवल है अपने नर्वस सिस्टम को रीसेट करने का, उसमें हम बहुत से प्रयोग करते हैं, तंत्र के, योग के, ध्यान के। उसमें सबसे बड़ा प्रयोग और सबसे आसान प्रयोग जो व्यक्ति घर पे बैठा बैठा कर सकता है, वो है डीप ब्रीदिंग करना। ठीक है। गहरी लंबी सांसें लेना। और इसमें सबसे अच्छा, अगर आप कोई भी व्यक्ति जो प्राणायाम करते हैं, वो इसमें एक चीज़ ऐड कर सकते हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम को कुंभक के साथ मिला करके करें। ठीक है। यानी 5 सेकंड का आपने इनहेल किया लेफ्ट नॉस्ट्रल से, या जो भी नाड़ी चल रही है उससे इनहेल किया, 5 सेकंड का आपने होल्ड किया, और फिर 5 सेकंड का दूसरी नॉस्ट्रल से एक्सहेल किया। तो ये आपके उस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, परानुकंपी तंत्र को, और आपके नर्वस सिस्टम को एकदम से चुटकियों में रीसेट करता है। तो ये प्रक्रिया जब भी समय मिले, डीप ब्रीदिंग की या सुबह खाली पेट हो तो अनुलोम विलोम की, कोई भी व्यक्ति करेगा तो वो अपने प्राण के प्रवाह को बैलेंस करता है प्राणायाम से, और अपने ऑरा को एक्सपैंड करता है। लास्ट हम आते हैं ए, अलाइन योर चक्रास, कि हमारी ये जो आभा मंडल है, ये एक्चुअल में इसका जो सॉफ्टवेयर है ये हमारे चक्रास में है, हमारे एनर्जी सेंटर्स में है। और आज साइंस इसको बखूबी बता रहा है कि हमारे बॉडी में अलग अलग मेजर ग्लैंड्स हैं। और आप देखोगे जहां हमारे योग ने चक्र बताए, उसी जगह आज हमारे मेजर ग्लैंड्स बताए जा रहे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड से लेकर हमारे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड तक, एड्रेनलिन ग्लैंड तक। तो ये सभी कनेक्टेड हैं हमारे उस 7 चक्रों से, सप्त चक्रों से, या 6 चक्र मेजरली हम जिनको बोलते हैं, षट चक्र निरूपम के हिसाब से। तो अगर हम अपने चक्रों को बैलेंस करते हैं, चक्र साधना करते हैं, चक्र ध्यान करते हैं, और उसका भी सबसे आसान तरीका लोगों को बताता हूं घर बैठे बैठे कर सके, कि जो आपका चक्र का क्षेत्र है, मूलाधार हमारे पेरिनियम में, हमारे प्राइवेट पार्ट और हमारे एनस के बीच में, हमारा दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान हमारी नाभि के 2-3 इंच नीचे, हमारा तीसरा चक्र जो है मणिपुर नाभि से 2-3 इंच ऊपर, चौथा चक्र अनहद हृदय के पास, 5वां विशुद्धि विशुद्धा हमारे कंठकूप में गले के पास, छठा आज्ञा या आजना हमारी तीसरी आंख दोनों बाहों के बीच में थोड़ा सा ऊपर, जहां बिंदी लगाई जाती है, तिलक लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता था इसका भी अब हमें प्रमाण मिल रहा है कि इस एरिया को क्यों ठंडा रखने की प्रक्रिया थी हमारे पास। और 7वां चक्र हमारा सहस्त्रार, जो कि हमारे सहस्त्रार या सहस्रार जो हमारे यहाँ क्राउन ऑफ द हेड में, जिसको हम तालू या ऐसी जगह बोलते हैं, यहाँ से आधा शरीर के अंदर आधा शरीर के बाहर। तो अगर हम इन 7 चक्रों पर केवल अपना भाव लेकर के जाते हैं, अटेंशन लेकर के जाते हैं, और आज मॉडर्न बहुत सी रिसर्चेस भी ये बोल रही हैं, वेयर योर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। बिल्कुल सही बात। जहां आपका ध्यान जाता है ऊर्जा वहीं प्रवाहित होने लगती है। तो अगर आप केवल इन चक्रों का ध्यान करते हैं तो आप देखेंगे आपके 7 चक्र बैलेंस होने लगे। और YouTube पर हर जगह पर बहुत से मेडिटेशंस, बहुत से म्यूजिक, इनको बैलेंस करने के बहुत से योग में ऐसे पोजेस थे जिनसे इनको बैलेंस किया जा सकता है, प्राणायाम से बैलेंस किया जा सकता है। मंत्रोच्चारण, हर चक्र का अपना एक बीज मंत्र है जो उसकी साउंड को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एक्चुअल में तो सब ध्वनि है, सब गुंजायमान है, सब में एक नाद हो रहा है, लेकिन वो नाद हमें
इन फिजिकल ईयर से जो 5 सेंसेस हैं उनसे सुनाई नहीं देता, लेकिन हमारे इंटरनल सेल्फ को वो सुनाई देता है। तो उनके बीज मंत्र लम वम यम रम हम ओम ओम, हम उनका उच्चारण करें तो ये हमारे चक्रों को बैलेंस करता है। तो हमने इसको 4 अलग अलग स्तर पर समझा, जिससे जो व्यक्ति रेजोनेट करे योग से, प्राणायाम से, ध्यान से, मंत्रों के उच्चारण से, या ए से हम अपने बायोलॉजी को अलाइन करें, पंचतत्वों से कनेक्ट करें, यू से हम अपनी जो इमोशनल एनर्जी है हम उसको रिलीज करें, आर से हम जो अपना नर्वस सिस्टम है उसको रीसेट करें, और ए से हम अपने चक्रों को अलाइन करें। तो हम देखेंगे कि ये सब प्रक्रिया करने से हमारा आभा मंडल के जो विस्तार की प्रक्रिया थी वो बहुत खूबसूरत तरीके से प्रक्रिया शुरू हो जाती है। खैर, ये तो समझ में आ गया कि ऑरा क्या है, कैसे काम करता है, कैसे बनता है, कैसे विस्तार होता है, कहाँ कहाँ वो अटका होता है। एक चीज़ जब आप बता रहे थे, पीछे आपने बोला था तो मेरे दिमाग में अटक गई थी, मैं ज़रा उसको और वो करना चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है दर्शक भी ऐसा सोच रहा हो कि आपने कहा कि ऑरा कभी पॉजिटिव या निगेटिव नहीं होता। तो फिर वो क्या चीज़ होती है जब कुछ बहुत हंसते खेलते हुए लोग होते हैं, बड़े खुश होते हैं, और कोई दूसरा इंटर करता है, 2 मिनट बात करता है, और वो आदमी जो है ना, जो जितना ही हाइपर एक्टिव था या जितना ही खुश था, वो अचानक से बहुत निगेटिव हो जाता है, बहुत नर्वस हो जाता है, और जो आता है वो उसको इन्फ्लुएंस करके चला जाता है। तो फिर उसका वो क्या होता है? अगर वो ऑरा निगेटिव नहीं था तो वो क्या था जो इसको इम्पैक्ट किया और इसका अपना ऑरा भी बहुत कमज़ोर हो गया? बहुत अच्छा, मैं कहूँगा ये आपका शायद इस पॉडकास्ट का सबसे ब्यूटीफुल प्रश्न है। और इसमें अगर हम वापस से उस वाईफाई के एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करें और उस शराब वाले एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करें कि बाहर का कोई भी शराब की दुकान, अगर कोई व्यक्ति शराब नहीं पीता तो क्या उसको वो प्रभावित कर सकती है? जी, नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। क्या बुद्ध किसी नेगेटिव इंसान के ऑरा में, उंगली माल के ऑरा में मान लो आते हैं, तो क्या अंगुली माल बुद्ध को प्रभावित कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार से हम किसी दूसरे व्यक्ति के ऑरा से प्रभावित नहीं होते, हम कनेक्ट हो जाते हैं। अगर डीप डाउन मेरे अंदर कुछ नेगेटिविटी, कुछ लैक, कुछ दबे हुए इमोशंस, कुछ सप्रेस्ड एनर्जी अगर मेरे पास रखी है, और सामने से मुझे कोई व्यक्ति उसी में परिपूर्ण, मतलब उस विधा में, नेगेटिव एनर्जीज में और गुस्से में और उसमें परिपूर्ण मिल जाता है, तो मैं उसके साथ रेजोनेट करता हूं, और मेरे अंदर का वो एरिया रिफ्लेक्ट होने के कारण, मेरे ही अंदर पैदा होने वाले भावनात्मक चीजों के कारण मुझे लगता है कि इसके ऑरा से मैं प्रभावित हो गया हूं। वहीं बुद्ध के ऑरा को कोई प्रभावित नहीं कर सकता, आपके ऑरा को कोई प्रभावित नहीं कर सकता। वो लोग जो तेजस्वी हैं, जो अपने अंदर उस नेगेटिविटी को कैरी नहीं करते, मतलब पासवर्ड जुड़ा नहीं, सामने वाले के वाईफाई के सिग्नल मिल रहे हैं, आपका फोन भी बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन आपका और उसका कनेक्टिविटी हुई नहीं, वो प्रोटेक्टेड है, क्योंकि पासवर्ड से प्रोटेक्टेड है। तो अगर मेरे अंदर कहीं ना कहीं कोई दबे हुए इमोशन है, तो कहीं पर भी मुझे कुछ नेगेटिव चीज मिलेगी तो मैं एकदम से उससे रेजोनेट कर जाऊंगा। मेरे अंदर शराब पीने का भाव है, दुकान मिलेगी, मैं एकदम से उसमें अट्रैक्ट हो जाऊंगा। लेकिन अगर कोई नहीं पीता तो कितनी दुकानें आए, उसको कोई भी दुकान प्रभावित करेगी नहीं। बेशक से दुकान पर लिखा हो कि आज जो है 90% ऑफ है और 10% में पी लो, तो भी वो व्यक्ति जाकर के नहीं पिएगा। और एक व्यक्ति जिसके अंदर उसकी इच्छा है, वहां पर वो बोले कि आज रेट डबल हो गया, वो कहेगा फिर भी आधा दे दो या कुछ भी दे दो। तो मैं, इट्स अबाउट कि आपके अंदर क्या रखा है। जैसा आपके अंदर कुछ होता है, वो कहीं ना कहीं सामने वाले वाईफाई के साथ उस ऑरा में आते ही वो ट्रिगर हो जाता है, और हमें लगता है कि हम ये समझाने के लिए एनालॉजी यूज़ करते हैं कि कहीं जाकर हम एकदम डल फील करते हैं और कहीं जाकर हम एकदम एक्सपैंडेड फील करते हैं। उसका कारण ये है कि जब किसी व्यक्ति का वो नेगेटिविटी हमारी नेगेटिविटी से मैच होती है तो हम प्रभावित फील करते हैं। वहीं किसी की पॉजिटिविटी, किसी का बढ़िया आभा मंडल हमारे अंदर रखे किसी पॉजिटिव चीज़ से इंपैक्ट होता है, कनेक्ट होता है, तो हम एक्सपैंडेड फील करते हैं। इसमें उसने हमको प्रभावित किया, वो पॉजिटिव था, नेगेटिव था, नहीं था। इसका मतलब है रेजोनेंस था। जैसे प्रकृति में जितना प्राण है, जितना सब कुछ चल रहा है, शिव तत्व ने जितना कुछ संभाला हुआ है, वो अच्छा या बुरा नहीं है, वो एक ऑर्डर में है, वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। अच्छा और बुरा तो हम उसको अपने भावनात्मक रूप से जामा पहनाते हैं, हम उसको जज करते हैं कि अच्छा हो सकता है या बुरा। ठीक उसी प्रकार जीवन में कोई 10 साल पहले आपके साथ घटना हुई, वो आपको अच्छी भी लग रही होगी या बुरी भी लग रही होगी, लेकिन अगर आज देखें आप, उसका मीनिंग बदल चुका होगा। जो घटना 10 साल पहले बुरी लग रही होगी, आज आपको लग रहा होगा कि शुक्र है मैं वहाँ से गंगा किनारे जाके बैठा, शुक्र है जो मैं ये काम मैंने किया, लेकिन तब लग रहा होगा कि ये जीवन की समाप्ति है। तो दूर से देखेंगे तो पता चलेगा, तो क्या वो अच्छा था, वो बुरा था उस समय, या आज वो अच्छा हो गया? नहीं, आप बदले हो। जब आप नेगेटिविटी में, जब आप सप्रेस्ड इमोशंस में थे तो वो बुरा लग रहा था। आज जब आप अपने आप को ऊंचे स्तर पर ले गए, एलिवेटेड इमोशंस में ले गए, आपने अपनी ऊर्जा को बैलेंस किया, तो अब वही घटना अच्छी लगने लगी जो दुर्घटना लग रही थी। तो इसलिए दूसरा सिचुएशन हमें प्रभावित नहीं करता, हम उसको मीनिंग दे देते हैं, बिकॉज हमारे अंदर कहीं ना कहीं उसके साथ कनेक्टिविटी का भाव जुड़ जाता है। वो पासवर्ड मिलते ही हमें
हमारे अंदर तो और एक चीज़ और भी बताऊं कि हमारे अंदर अच्छा भी है बुरा भी है